नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 का प्रैक्टिस सेट वीडियो। आपका बहुत अधिक कमेंट आ रहा है कि सर जो आप टेस्ट करवा रहे हैं उसका एक वीडियो फॉर्म में करवाइए ताकि हम रिवीजन कर पाएँ वीडियो के माध्यम से। हाईलाइट पीडीएफ हम देते हैं बट आप लोग का डिमांड है कि सर इसको आप रिवीजन के तौर पर कराइए वीडियो के फॉर्म में। देखिए, हम वीडियो आपको दे सकते हैं बट आप सभी लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम इसको वीडियो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो शूट करने में अधिक मेहनत लगता है। पहले वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिटिंग करो, फिर लास्ट में आपको अपलोड करो, तब जाके आपके पास जो है वीडियो पहुंच पाता है। देखिए, आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसा लूसेंट से कोई भी प्रश्न नहीं करवा रहा है। आप चाहे तो मिला सकते हैं। ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। इसके पहले का हमने 3 बैच स्टार्ट किया था, वो आपका खत्म हो चुका है। ये आपको देखेंगे 7 जुलाई से आपका बैच शुरू हुआ है। अभी भी आपका जो है 12 सेट हुआ है। पूरा आपको देखेंगे तो हम 90-95 आपका टेस्ट करवाने वाले हैं। आपका 12 टेस्ट हुआ है, अभी आपका बहुत सारा टेस्ट बचा हुआ है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, जो आपका टेस्ट होगा डेली आपका रात में 7 बजे टेस्ट आपका होता है, टाइमिंग लिखा गया है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, कैसे हम टेस्ट कराते हैं, कैसे आप टेस्ट जुड़ करके बना सकते हैं। डेली आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से। जो आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है वो आपको डेली देंगे 5 पेज पढ़ने के लिए। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए, लूसेंट सबके पास है लेकिन लूसेंट सब लोग पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हैं, ये आपको ही पता है। और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 प्रश्न का डेली टेस्ट करवाएंगे शाम, मतलब रात आपका 7 PM में, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होने वाला है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड के माध्यम से होगा। इसका जो भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे इसका PDF देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करवा के निकल जाते हैं, लेकिन हम आपको PDF देंगे। और दूसरा जो PDF होता है वो आपका आंसर हाईलाइट PDF होता है। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास समय कम है या फिर कहीं आप बैठे हैं या फिर आप कहीं बाहर गए हैं तो आप PDF को ओपन करके हाईलाइट जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, पढ़ के आप आराम से याद कर सकते हैं। संडे को देखिए आपका टेस्ट ऑफ रखते हैं ताकि आप जो 6 दिन हम टेस्ट करवाते हैं आप 600 क्वेश्चन संडे को रिवीजन कर पाएँ। अब बोलेंगे सर कितना इसका फ़ी है, तो फ़ी देखिए बगल में लिखा हुआ है 141। आप बोलेंगे सर आप बहुत अधिक फी ले रहे हैं, इतना फी ले रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। देखिए मेरे भाई, आपको पूरा 95 दिन 90 दिन आपको टेस्ट करवाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना? 2 रुपये का भी आपका सेट नहीं पड़ रहा है। यहाँ देखिए लिखा गया है 90 दिन में, जो कि हम 95 दिन में इसको हम खत्म करते हैं। आप एक बार अंदाजा लगा लीजिएगा लूसेंट क्यों जरूरी है। आप इसको पढ़ सकते हैं। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ पे आपका QR दिया गया है। आप QR पेमेंट करके आप इस नंबर पे स्लिप भेजिए, या फिर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये आपका हो गया जानकारी। अब देखिए हमने दिया था पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक आप सभी को पढ़ने के लिए, 1 से लेकर के 5 तक। तो जो भी आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ये बैच नहीं, ये आपका रिजल्ट है। तो बिल्कुल हाँ, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा कि हम जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे ये क्वेश्चन एग्जाम की तरह ही आपको हम करवाने वाले हैं। ये किसी किताब से मैच नहीं करेगा, आप इतना जान लीजिए। आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में आपका टेस्ट होता है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इसको व्हाट्सअप नंबर के भी तौर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा पूरा आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन हमने इस पर सेट किया हुआ है और पूरा एकदम देख सकते हैं क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट बेस है, मिलान करने वाला है, सत्य असत्य है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह ही है। लास्ट में आपको जो है यहाँ पे आंसर की दे देते हैं ताकि आप इसका प्रिंट आउट करके आप आराम से आंसर की मैच करा पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और हाँ, ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग को अपना स्कोर देना है कि आप लोग इस लूसेंट, देखिए लूसेंट तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आपने 1 से लेकर 5 तक अगर आप पेज पढ़ा है तो उसको आराम से आंसर आपको पूरा 100 में से 100 आना चाहिए। ये कोई प्रैक्टिस सेट हम किताब से नहीं करवा रहे मेरे भाई, आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपका लूसेंट का ही है। आपने लूसेंट बिल्कुल पढ़ा होगा तो आप आराम से आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं आप 100 में से कितना प्रश्न बना पाते हैं। आज आपकी हम क्षमता देखते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग 80+ तो सभी लोग करेंगे ही, जहां तक हम वो उम्मीद है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पूछ रहा है, सत्य हमारा कथन क्या है। देखिए मानव इतिहास में आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। ये आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका देखिए सही है। इस तरीके से आपका प्रश्न हम दे रहे हैं।
दूसरा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौगोलिक स्थिति और साक्ष्यों को सही रूप से दर्शाता है? साक्ष्यों को सही रूप से दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे जो है अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है दूसरे का बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज चावल क्या था? और वही कारण की बात करते हैं, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुरापाषाणकालीन एवं मध्य पाषाणकालीन अनुसंधानोमें के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुआ था, ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी दिया गया कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल लिखा गया, कार्लाइल द्वारा जो है विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण मतलब पाषाणकरण के खोज में हुआ था, मतलब खोजे जाने से हुआ है, ये आपका सही है। डी हमारा गलत है कि भारत में मानव अस्थिपंजर के साथ जो है सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल से ही प्रारंभ होने लगते थे या फिर लगते हैं, ये आपका असत्य है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इस बस्ती के संदर्भ में कौन तथ्य जो है आपका सही दिया गया है? तो तथ्य के बारे में पूछा गया है, सही हमारा तथ्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भी, इसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से था, यही देखेंगे तो आपका सही हो क्या होगा, इसका जो संबंध है जारवे संस्कृति से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। ठीक है, देखिए यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। इन गुफाओं के शैल चित्रों का केवल नवपाषाण काल के समय जो है माना जाता है, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा जो है किया गया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है आपका सही होगा। यदि आपको भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण खोजना हो तो आपको निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र या नदी घाटी का अन्वेषण करना चाहिए? क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से, जैसे एग्जाम पूछता है ना, वैसे ही हमने प्रश्न बनाया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कथन रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथियों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका 8वें का आंसर देखेंगे तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है तथा मुख्य शहरी चरण जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है 8वें का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, इनमें से हमारा कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता खोज और उसकी जो विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो 9 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर, जैसे सिंधु सभ्यता खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में जो है रखा जा सकता है 9 का, तो ये भी देखिए सही है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी जो है आर्य एवं भूमध्य सागरीय थे, ये आपका असत्य है। बाकी इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार है, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती पुरास्थल और संबंधी नदियों का मिलान कीजिए। पुरास्थल और नदी दिया गया, यानी मिलान करके बताना है। सुतकांगेडोर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, हो जाएगा दास्क नदी होगा। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हट गया है ए। ठीक है, मांदा की बात करते हैं तो हो जाएगा चिनाब नदी। दाइमाबाद की बात करते हैं तो हो जाएगा गोदावरी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसके प्राप्त परिपक्व अथवा मतलब परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में इन 6 नगरों के नाम पूर्णतः समाहित हैं?
वो कौन कौन से 6 नगर है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा होगा, उसके बाद गढ़वारी वाला होगा, राखीगढ़ी होगा, धौलावीरा होगा और आपका कालीबंगन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय स्थल राखीगढ़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, बिल्कुल सही है। यह हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है, तो ये देखिए आपका सही है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यह आपका असत्य है। बाकी इसकी जो खोज है 1963 में सूरज भान ने किया था, ये आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन का देखिए लेवल बहुत तगड़ा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए सही आंसर क्या है 13 का? देखिए, यह संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा ही आपका सही हो जाएगा। और यह इस स्नान कुंड में केवल एक तरफ यानी उत्तर दिशा से उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ जो है बनाया गया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सॉरी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो अग्निकुंड, यज्ञवेदी, लोथल एवं कालीबंगन, तो यही देखिए आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। चारों ओर कौन से 4 पशु विराजमान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। चारों को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है सत्य हमारा क्या है। कथन 1 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल राजस्थान से खोजे गए हैं। कथन 2 है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए गलत है, कथन 2 हमारा मतलब पहला गलत है, दूसरा हमारा कथन जो है सही दिया गया है। यदि कोई पुरातात्विक भारत में प्राचीनतम शैल चित्रों और शैलश्रयों का अध्ययन करना चाहता है तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से संबंधित है, तो उसे किस पूरा स्थल का भ्रमण जो है करना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भीम बेटिका गुफा हो जाएगा, भीम बेटिका गुफा, ऑप्शन नंबर सी। इतिहास में तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सत्य है? सही हमारा क्या है? देखिए, सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है। इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लेवी द्वारा 1946 में किया गया था, यह आपका देखेंगे तो सही उत्तर होगा। कथन ए है कि असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत के प्रागैतिहासिक और जैविक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीव है। कारण आर की बात करते हैं तो श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर एवं उनसे जुड़े साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? देखिए, अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य केवल लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से नहीं, ये आपका असत्य है। बाकी लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर है, सही है। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सही है। मोहनजोदड़ो से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता जैसे पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। पहला प्रश्न है यानी पहला कथन है कि तिब्बती लेखक तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की है, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा कि प्रसिद्ध विदेशी यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में चेर देश की यात्रा पर आया था। देखिए, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आपका जो है इसमें सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सही बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर री एच लैंगरहस्ट और रॉबर्ट सेवेल भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से जुड़ा हुआ प्रमुख व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन उत्खननकर्ता ने मुख्य रूप से भट्टी प्रोलू और घंटासला और अमरावती जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई किया है, यह आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आपका जो है सही आंसर होगा।
कथन ए दिया गया कि 1400 ईसा पूर्व का बोगाचकोई अभिलेख भारतीय इतिहास के धार्मिक इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण आर है कि इस एशिया माइनर से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नामों का उल्लेख मिलता है। कथन और करण को पढ़ते हुए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत हेलियोडोरस सुंग वंश के राजा भद्र के दरबार में आया था। तो 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए घटना, तथ्य और आपका अभिलेख दिया गया। घटना, तथ्य और अभिलेख, जैसे भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम जिक्र की बात करते हैं तो ये आपका चौथा में हो जाएगा दोस्तों, है ना, चौथा है ना, 25 नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख होगा। उसका सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की बात करते हैं तो ये आपको पहला में हो जाएगा, जिसमें आपको दिया गया है सोहगोरा अभिलेख होगा। भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी की बात करते हैं तो ये आपको दूसरा हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीसरा, मतलब एरण अभिलेख होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसको आराम से प्रिंट आउट कराइए। प्रिंट आउट करा के आराम से आप ग्रुप कोई चलाते हैं या फिर आपका कोई ग्रुप है, क्यूज ग्रुप होता है ना, आप उसमें आराम से 5 पेज पढ़िए रोजाना। अब आराम से टेस्ट बनाइए। बहुत तगड़ा प्रश्न है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों के अध्ययन और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है। सबसे अधिक अभिलेख वर्तमान में हैदराबाद के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यकाल में संग्रहित ही आपका सत्य है। बाकी अभिलेख का अध्ययन पुरालेखन शास्त्र यानी इपिग्राफी कहलाता है, ये आपका देखेंगे तो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के ऐतिहासिक विकास क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कालक्रम यानी प्राचीन से नवीन में व्यवस्थित करके बताइए 27 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, जैसे आपका आरंभिक अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होगा, फिर अभिलेखों में संस्कृत भाषा की शुरुआत यानी मिलना शुरू होना, फिर अभिलेखों में संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग होने लगा, और तीसरा है कि अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों एवं उनके ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम मतलब कंटेंट में दम है, जो भी हम लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हम मेहनत किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी दोस्त के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम चल पाए कि जो हम लूसेंट का सीरीज चला रहे हैं वो कैसा है, कैसा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप कर सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है। तो सबसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए प्राचीनतम सिक्कों पर किसी भी प्रकार के लेख नहीं होता था। इन्हें आहत सिक्के या साहित्य में कपार्पण यानी कारसार्पण कहा गया है, यह आपको देखिए सही है। भारत में सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने और राजाओं के नाम उत्कीर्ण करने का कार्य गुप्त शासकों द्वारा जो है शुरू किया गया था, यह आपका असत्य है। दूसरा कि समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का एकमात्र पुरातात्विक प्रमाण उनके वीणा बजाती हुई मृदा वाले सिक्का है, यह आपका सही है। तो 28 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 1 और 3 जो है आपका सही होगा। प्राचीन काल में भारत के विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान प्राचीन नाम और वर्तमान नाम के आधार पर सत्य नहीं है। देखिए यवद्वीप सुमात्रा ये नहीं गलत यानी असत्य हो जाएगा। बाकी स्वर्ण भूमि, वर्मा, कंबोज, कंबोडिया, स्वर्णद्वीप, मलाया आपका जो है सही है। अगला कि इतिहास के त्रिवीय विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 का आंसर और तीसरा भी दिया गया है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो देखिए 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 यानी तीनों हमारा कथन जो है सही है। पाषाण काल के विभिन्न चरणों और उनकी समय अवधि तिथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। 31 का देखिए
मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ है लगभग 5000 वर्ष पहले, यही आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन ए है कि मध्य पाषाण काल के पाषाण औजारों का माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। दूसरा है कि इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इनमें प्रायः हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरे जैसे औजार मिलते हैं। 32 का हो जाएगा सी ए, और मतलब 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। पूरा पाषाण काल के आदि मानव जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे शिकार करना पूरा पाषाण काल में आदि मानव की जीविका के साथ साथ मनोरंजन का भी एक साधन था, यह आपका सही होगा। मिलान करना है संस्कृति स्थल और मृदभांड दिया गया है 34 का, तो आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर होता है 34 का। कश्मीरी नौपाषाणिक है ना, नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा गया है, सही हमारा क्या है? यहाँ से गारतावास अर्थात गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ बनी होती थी, आपका सही है। यहाँ के लोग अत्यधिक चमकीले लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग जो है मुख्य रूप से करते थे, यह आपका देखेंगे तो 35 का गलत हो जाएगा। बुर्जहोम में प्रथा प्रचलित थी कि मानव की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है आपका सही होगा, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म यानी अभिलेख एवं संबंधित शासक जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है? देखिए, मंदसौर अभिलेख जो है आपका प्रतिहार नरस भोज, ये आपका सत्य है। बाकी हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल सही है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम सही है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री जो है सही दिया गया है। अब यहाँ पहला है कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से है। दूसरा है कि एहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तीसरा है कि भीतरियम जूनागढ़ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त के है। देवपड़ा अभिलेख बंगाल के प्रसिद्ध शासक विजयसेन से संबंधित है। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका सही है। प्राचीन भारतीय राजाओं के इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संपूर्ण इतिहास केवल उनके अभिलेखों के आधार पर ही निर्मित किया गया है? 38 का हो जाएगा सी सातवाहन वंश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी सातवाहन वंश सही होगा। प्राचीन भारत की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत रेशम बुनकर की श्रेणी की अवस्थित जानकारी निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मंदसौर अभिलेख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी मंदसौर अभिलेख जो है सही आंसर होगा। इतिहास और पुरातत्व व्यवहारिक सिद्धांतों के अंतर्गत पुरास्थल शब्द की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वह स्थान जहां अतीत के मानव द्वारा प्रयुक्त औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यही आपका सही है। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उपनिषद की रचना कालक्रम के अनुसार पुराणों के बाद हुआ है। दूसरा है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु वे पुराणों को सुन सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा आपको जो है यहाँ पे सही होगा। बौद्ध, एक सेकेंड रुकिएगा, बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु यानी कथा वस्तु के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है? इसकी जो रचना है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य भद्रबाहु द्वारा जो है किया गया था, यही असत्य है। बाकी यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, सही है। इस ग्रंथ की मूल रचना की बात करते हैं पाली भाषा में था, सही है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं है ना, कथनों को मतलब कथन के साथ जो है वर्णित है, यह सब सही है, डी हमारा गलत है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 43 नंबर, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। कल्प सूत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा भद्रबाहु। भागवती सूत्र की बात करते हैं महावीर के जीवन कृत एवं समकालीन संबंध होगा। आगम की बात करते हैं तो हो जाएगा जैन साहित्य का सामान्य नाम। बल्भी नगर की बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की संकलन स्थली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रसिद्ध विधि ग्रंथ अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है 44 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यह 15 अधिकरणों एवं 180
प्रकरणों में भाषित एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, यही आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा कलहड़ द्वारा रचित ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ द्वारा जो है किया गया है। दूसरा है कि इस ग्रंथ में कुल 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा जो है दिया गया है। तीसरा है कि इसमें प्रारंभ से लेकर 15वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का जो है वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही होगा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत देने वाली पुस्तक चचनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। पहला है कि चचनामा का फारसी अनुवाद नसरुद्दीन कुबाचा के शासन काल में हुआ था। कारण की बात करते चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से फारसी भाषा का ग्रंथ था, जिसके बाद में अरबी में अनुवाद किया गया था। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इससे मौर्य काल के बाद का इतिहास तथा गुप्तकालीन राजनीतिक अवस्था की जो है जानकारी मिलता है, यही असत्य है। बाकी इसके लेखक प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि थे, है सही है। इस ग्रंथ में पहली बार जो है लिपि शब्द का जो है प्रयोग देखने को मिलता है, सही है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्राचीनतम प्रमाणित पुस्तक ही आपका सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। गार्गी संहिता कात्यायन द्वारा रचित एक ज्योतिष ग्रंथ जिसमें यमन आक्रमण का उल्लेख है। दूसरा कि महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ जो शुंगों के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो 48 का आंसर देखेंगे, देखिए 48 का आंसर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका कथन सही है। यूनानी रोमन लेखकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण दिया है, यही आपका सत्य है। बाकी सब सही दिया गया है। अब यहाँ देखिए 50 नंबर जो है मिलान करके बताना है। जैसे देखेंगे तो राजदूत यात्री और संबंधित शासक दरबार दिया गया है। मेगास्थनीज की बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस की बात करते हैं मेदनुसार, डायनोसियस की बात करते हैं तो अशोक, फाहियान का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भूगोल और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, 51 का आंसर बताना है। 51 का आंसर देखेंगे तो जैसे टालमी भारत का भूगोल यानी 2रा शताब्दी, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री 1म शताब्दी, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लेखक अज्ञात लगभग 80 ईस्वी। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही होगा। चीनी यात्री फाहियान के भारत विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखिए उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है तथा वह 14 वर्ष तक जो है भारत में रहा है, यही आपका सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन और उसकी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है? 53 का देखिए वह चीनी सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। उसने 629 ईस्वी में चीन से प्रख्यात किया प्रस्थान किया और सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, सही है। वह भारत में कुल 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, यह आपका असत्य है। उसने भारत में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय में कदम रखा था, ये देखिए आपका जो है एक सेकेंड देखिए सी हमारा सही है। चौथा हमारा दोस्तों असत्य हो जाएगा। रुकिए तो पूछा क्या गया है? हाँ बिल्कुल सही है। चौथा हमारा यानी डी हमारा सत्य है। देखिए ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की और उसके भारतीय अनुभवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, सही है। पहला कथन आप पढ़ लीजिए। दूसरा है कि ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार तत्कालीन सिंध का राजा जो है शूद्र था, तो 54 का हो जाएगा। तीसरा दिया गया है कि ह्वेनसांग ने भारत में केवल बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया था और अन्य किसी भारतीय देवता का नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 नंबर है ना, 54 का हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है आपका सही होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य
शिलभद्र थे, यही आपका सही है। चीनी यात्री इत्सिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इत्सिंग 5वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। दूसरा है कि उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का वर्णन किया है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यानी कथन A1 है कि वह सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दूसरा है कि अल-बरूनी मूल रूप से आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। दूसरा है कि उसकी प्रसिद्ध कृति जो है किताब उल हिंद मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था। तो देखिए 57 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है आपका सही होगा। अल-बरूनी द्वारा रचित विस्तृत ग्रंथ किताब उल हिंद के सामाजिक एवं विषयगत सांगठनिक ढांचे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 58 का हो जाएगा बी, यह ग्रंथ धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, कानून और मापदंड विज्ञान और मतलब विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रसिद्ध अरबी मुसरिफ इब्न बतूता और उसके यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। कथन 1 है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। कारण की बात करते हैं तो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान उसकी महान विद्वता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। विदेशी यात्रियों और उनकी विद्या भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही नहीं है? 60 का चचनामा का जो फारसी अनुवाद है 1226 ईस्वी में मिर्जा कालीचवेग, तो यही आपका असत्य है। ऋग्वेद तथा इससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250 तथा इंद्र के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया। देखिए कितना डीप प्रश्न हमने पूछा हुआ है। दूसरा है कि यूनेस्को ने 2007 में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। 61 का हो जाएगा बी, केवल दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? 62 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सामवेद गोपथ, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है? 63 का। देखिए इसमें यज्ञों के नियम, विधि, विधानों के साथ साथ बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है, सही है। उसके बाद क्या दिया है? इसमें पाठ्यकर्ता को उदात्त कहा जाता है, यह आपका असत्य है। यह एक ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामवेद के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा सत्य क्या है? 64 का। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है, यह आपका सत्य है। बाकी शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है और इसके भारतीय संगीत का जनक जो है कहा जाता है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। इसका संकलन पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद को उसके विशिष्ट गुणों और ऋषियों के नाम के आधार पर अन्य कई नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम अथर्ववेद का नहीं है? 62 का। तो वाजसने है ना, वाजसने वेद, ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 है यजुर्वेद तथा सामवेद ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है? देखिए पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त जो है माना जाता है। यह अथर्ववेद के 12वां कांड में अवस्थित है और इसमें राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अथर्ववेद में वर्णित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
पहला है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है तथा परीक्षण को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों हमारा जो है सत्य हो जाएगा। वेदों की विभिन्न शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? मधनंदित और कर्ण कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं, यही आपका असत्य है। अथर्ववेद की शाखाओं और उनकी उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल शौनक संहिता पूर्ण रूप से, पेपलाद संहिता अपूर्ण रूप से उपलब्ध है। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। प्राचीन राजाओं और उनके क्षेत्रों के ऐतिहासिक साक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हैं, सही है। दूसरा कि शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है, दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। आरण्य और उपनिषदों की दार्शनिक विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है? 62 का। उपनिषद में केवल राजाओं के राज्याभिषेक के नियमों और ऐतिहासिक वंशावलियों का वर्णन है, यही आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य बताना है। सत्य हमारा क्या है? कथन 1 है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की तीसरा जो है मुख्य दोष बताया गया है। दूसरा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 73 का सी। 1 और 2 दोनों हमारा जो है सही है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो हो जाएगा जाबालोपनिषद, हो जाएगा जाबालोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्मृति ग्रंथ के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है वही बताना है। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, जो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति से मुख्य रूप से गुप्त युग के विषयों में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त है, दोनों कथन हमारा जो है सही होगा। नारद स्मृति की प्रकृति और उसकी संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही की बात करते हैं तो यह विशुद्ध रूप से एक न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से या फिर युगों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है? शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र हो जाएगा। सूत्र साहित्य और कल्प सूत्र के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 78 का। धर्म सूत्र धार्मिक आचार्य असत्य है। एक सेकंड 78 नंबर है ना, बिल्कुल सही है। धार्मिक आचार, स्रोत, यज्ञ विधि, गृह सूत्र, गृहस्थ धर्म आपका सही है। सुलभ सूत्र जो है आपका शब्दों का शुद्ध व्याकरण जो है गलत हो जाएगा। प्राचीन सूत्रकारों और उनके द्वारा रचित सूत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला के सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। पाणिनि ने प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी की रचना किया तथा जैमिनी मीमांसा सूत्र के प्रमुख सूत्रकार हैं, तो ये हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों हमारा जो है कथन सही है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों और उनसे संबंधित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप के नामकरण और ऐतिहासिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य तथा पुराणों में इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, मतलब भारतों का देश कहा गया है। ऋग्वेद में भारत यानी भारत नामक एक प्राचीन कबीले का उल्लेख मिलता है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। 81 का हो जाएगा सी। दोनों कथन हमारा जो है सही है। क्वेश्चन का स्तर देखिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है।
ऐसे तो आपको लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव दिया है ना उसमें भी नहीं दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझिए इस चीज़ को। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में भारत के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों और उनके उद्गम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। देखिए, प्राचीन ईरानी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, यूनानी भारत को इंदे कहते थे, अरब भारत को हिंद कहते थे, फारसी शब्द हिंदू से मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के भाषाई और भौगोलिक विभाजन के संबंध में दिए गए पृष्ठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, बताइए। 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में केवल द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, यह आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। प्राचीन भारत में इस प्रकार की राजनीतिक एकता केवल एक बार मौर्य शासक अशोक के काल से प्राप्त हुआ है, तो केवल 1 आपका जो है सही है। भारत के राजनीतिक इतिहास में साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित शासक एवं उनके प्रभाव क्षेत्रों को सम्मिलित करके बताइए। 85 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अशोक की बात करते सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में, समुद्रगुप्त गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, दिए गए पृष्ठ के अनुसार उनकी कुल संख्या कितनी और उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुल 5 नस्ल, नार्डिक शामिल नहीं है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय सबसे पहले किस देश के इतिहासकार को जाता है। तो ये हो जाएगा जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलागियस। ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल साहित्य स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। निष्कर्ष आर की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 4 भाग, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, भूतत्व संबंधी साक्ष्य में बांटा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी। कथन ए गलत है क्योंकि पुरातात्विक और विदेशी विवरण भी मुख्य स्रोत है। निष्कर्ष आर सही है। भारत के सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण विद्यापन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्व से मानती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन 4 वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 आपका सही है। ऋग्वेद की आंतरिक संरचना और उसके पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मंडल 10, सूक्त 1028, ऋचाएँ 10,462। ऋग्वेद काल के अध्ययन के संदर्भ में यदि कोई शोधकर्ता ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि और इस वेद से मिलने वाली ऐतिहासिक जानकारियों का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पृष्ठ के अनुसार क्या निष्कर्ष प्राप्त होगा। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। इस वेद से ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही है। ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में वर्णित विशिष्ट विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपका जो है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि तीसरा मंडल दिया गया है विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाएँ जिन्हें खिल कहा जाता है। तीसरा की बात करते हैं 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी ए होगा। 1, 2, 3 होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी। यह चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से हुआ है। दोनों सही है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित या फिर सम्मिलित विभिन्न सूक्तों और उनके केंद्रीय विषयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, जैसे नदीस्तुति सूक्त नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त विवाह श्लोक। ऋग्वेद और धर्म सूत्रों में वर्णित सामाजिक एवं धार्मिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऋग्वेद में ब्रह्म और आत्मा दोनों का समान रूप से स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है। कथन ए है कि ईसा पूर्व बीसी में वर्णों की मतलब औसत गिनती हमेशा उल्टी दिशा में होती है। दूसरा है, यानी कारण की बात करते हैं, ईसा पूर्व का समय ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित से पहले समय माना जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। ईसवी सन या लैटिन भाषा यानी एडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका असत्य है? तो इसमें भारत को एक लोकतांत्रिक और सुदृढ़ राजनीतिक एकता वाला देश कहा जाता है। यह आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भागवत पुराण और दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार वामन अवतार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवान वामन श्री हरि विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इसके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी तथा ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार इस अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 यानी सब हमारा सही। आखिरी प्रश्न है, दिए गए पृष्ठ की ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं या फिर कालखंडों को अतीत से शुरू करके पुराना यानी सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलागियस का जन्म, विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्रशासन हो जाएगा, और सम्राट अशोक द्वारा सुदृढ़ दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में साम्राज्य विस्तार, समुद्रगुप्त की विजय पताका का गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंचना, 4वीं सदी ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2 3 4 1 2। देखिए, अब कैसा लगा है वीडियो पूरा एंड कर दिए हम। इसमें देखिए आपको लास्ट में आंसर किया और हाईलाइट पीडीएफ एक अलग से देते हैं। तो बहुत अधिक लगा है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो सही लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर इसके आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।